हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूनियर जीनियस। आई एम संचिता और आज हम देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। लॉज मतलब क्या है? यहाँ पे लॉज मतलब है एक सिस्टम ऑफ रूल्स जो एक कंट्री के सिटीजन के ऊपर लागू होते हैं, सिटीजन के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी, कि वहाँ पे क्या करनी होती है, उन्हें क्या करनी होती है और क्या नहीं करनी होती है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, या फिर जब कोई काम वो करने जा रहा है उस पर्टिकुलर मैटर की प्रोसीड्योर क्या होगी, करने की प्रोसीड्योर क्या होगी, ये सब कुछ डिफाइन होता है लॉज में। तो आपके बुक्स में लॉज की कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। ये जो एग्जांपल्स है ये आपके बुक्स में मेंशन है, पर ये जो एक्ट की नाम मैंने साइड में लिखी है ये एक्ट आपके बुक में मेंशन नहीं है, तो आप चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो याद ना भी रख सकते हो। देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स है। जैसे कि लॉज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, मैरिज की एज को स्पेसिफाई करते हैं। द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1950, ये एक्ट जो एक्ट में ये दिया हुआ है वो है द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1950। हमारी अभी एज कितनी है, लीगल एज शादी करने के लिए? लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए वो है 21। नाउ लॉ दैट स्पेसिफाई वोटिंग एज, वोटिंग एज भी स्पेसिफाई किया गया है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो हम पहले चैप्टर्स में पढ़े हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारी वोटिंग एज कितनी है? 18+। 18+ होने के बाद ही हम एडल्ट होते हैं और फिर हम वोट दे सकते हैं। और नेक्स्ट है लॉज दैट डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बाय और सेल करने के लिए जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मैटर्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग लॉज बनी हुई है हमारी कंट्री में। नाउ द क्वेश्चन इज, डू लॉज अप्लाई टू ऑल? अब कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रही थी तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ये एग्री किया था कि देयर शुड बी नो आर्बिटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई आर्बिटरी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए पावर्स की। जैसे आप चैप्टर 1 में भी देखे हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी की पावर को अलग कर दिया गया है ताकि कोई अपनी पावर की मिसयूज ना करे। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने सेवरल प्रोविजंस रखी है रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए, अब ये रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी पावरफुल या लेस पावरफुल नहीं है, सबके ऊपर लॉज सेम तरीके से अप्लाई होंगी। अगर कोई सेम काम करेगा, कोई सेम क्राइम करेगा या फिर बोल सकते हो सेम गलत काम करेगा, तो उसके लिए लॉज एक ही तरह से, उसकी जो पेनल्टी है या फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो सेम होगी। सबके लिए लॉ सेम है, चाहे वो वेल्दी हो नॉन वेल्दी हो। इवन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए भी रूल सेम ही होंगे। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। रिलीजन, कास्ट और जेंडर की बेसिस में तो किसी भी रूल की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, सबके ऊपर एक ही रूल्स अप्लाई होंगे एंड एक ही तरीके से होंगे। तो लॉ के आगे सारे पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सेम होंगे। ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। ओके, इक्वल होंगे सारे लोग। नाउ क्या हमेशा हमारी ये रूल ऑफ लॉ चलती थी देश में? क्या हमेशा सिस्टम ऐसी ही थी? तो एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं था। एंशियंट टाइम में बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग अलग अलग डिग्रीज, ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन को एंजॉय करते थे। अलग अलग तरीके से रूल्स बनाया गया था, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। ये सेम क्राइम के लिए भी कभी कभार अपर कास्ट के लोगों को कम पनिशमेंट दिया जाती थी लोअर कास्ट के लोगों के मुताबिक। तो ऐसा एंशियंट इंडिया में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। रूल के लॉ के सामने इक्वलिटी ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होता था। अब ऐसा माना जाता है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब हिस्टोरियन इस पे डिस्प्यूट भी करते हैं, किस ग्राउंड पे डिस्प्यूट करते हैं वो लोग। फर्स्ट, दैट द कॉलोनियल लॉज वाज आर्बिटरी। आर्बिटरी का मतलब क्या है? आर्बिटरी का मतलब है बायस्ड। वो बोलते हैं कि कॉलोनियल जो लॉ थी वो बायस्ड थी। वो लोग ब्रिटिशर्स को ज्यादा पावर देते हैं कंपेयर टू द इंडियंस, नेटिव इंडियंस। And second, that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. इंडियन नेशनलिस्ट ने ही बाद में जाके ये जो लॉज है इनमें सुधार लाई थी, प्रोटेस्ट करके, वेरियस प्रोटेस्ट की मदद से।
उन्होंने इस लॉ में सुधार लाई थी। तो ये हिस्टोरियंस नहीं मानते कि ये सच है कि ब्रिटिश कॉलोनी ने रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किए थी इंडिया में। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिया गया है आर्बिट्ररी लॉज की, ब्रिटिशर्स के आर्बिट्ररी लॉज की, जैसे कि सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। फर्स्ट एग्जांपल है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। इस एक्ट में क्या बोला गया था? इस एक्ट में गवर्नमेंट ने एब्सोल्यूट पावर दिया गया था कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं बिना कोई एविडेंस के, बिना कोई सबूत के। अगर उन्हें लगता है कि वो पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है या फिर रिबेलियन करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट को ये बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी कि वो बिना सबूत के, बिना ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, बस ये बोल के कि ये पर्सन हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है राउलट एक्ट। राउलट एक्ट में भी कुछ सेम तरह की चीजें बोली गई थी कि गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकता है बिना कोई ट्रायल के। अगर वो चाहे तो, उन्हें लगे तो कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, तो बिना कोई ट्रायल के उन्हें अरेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट। अब इससे क्या हुआ था? इसके साथ एक बहुत पैथेटिक इंसिडेंट जुड़ी हुई है। Indian nationalists, including Mahatma Gandhi, were vehement in their opposition to the Rowlatt bills. सबने बहुत प्रोटेस्ट की थी राउलट बिल के ऑपोजिशन में। अब डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट कुछ नहीं हुआ था, राउलट एक्ट फोर्स में आ गई थी 10 मार्च 1999 में। पर ये एक्ट लागू हो जाने के बाद भी पंजाब में ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू था, और पंजाब में इस प्रोटेस्ट के चलते प्रोटेस्ट की दोनों लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। अब इस अरेस्ट के प्रोटेस्ट में एक पब्लिक मीटिंग हुआ था 13 अप्रैल जालियांवाला बाग इन अमृतसर की जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक मीटिंग हुआ था, जहां पे उस मीटिंग के चलते 100 लोग उस मीटिंग में थे, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन। उन मीटिंग के चलते जनरल डायर, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने ट्रूप को ये ऑर्डर दिया था कि वो फायर करे। सारी एग्जिट गेट, जालियांवाला बाग की जो एग्जिट गेट है वो बंद कर दिया गया था, फिर वहां पे फायर किया गया था। बहुत सारे लोग, 100 लोग मारे गए थे इस इंसिडेंट के जरिए। तो ये एक इंसिडेंट हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ आर्बिट्ररी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, इंडिया की जो लीगल प्रोफेशन थी, जो जजेस थी, एडवोकेट थी, वो डिमांड करने लग गए रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। कॉलोनियल कोर्ट्स में, जो अपने कोर्ट्स में रेस्पेक्ट डिमांड करने लग गए, एंड वो डिफेंड भी करने लग गए लीगल राइट्स, इंडियन की लीगल राइट्स को। तो ये सब चलते जब लीगल प्रोफेशन के लोग खुद लीगल राइट्स को डिफेंड करने लग गए थे, तब एक एवोल्यूशन हुआ रूल ऑफ लॉ की कॉलोनियल पीरियड में। तो ये सब चलते रूल ऑफ लॉ इंडिया में लागू हुआ, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ साथ बहुत सारे नए लॉज बनने लग गए, बहुत सारे एक्ट अमेंड होने लग गए। जैसे कि आपकी क्लास 6 के बुक में एक एग्जांपल थी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की। वहां पे क्या था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, son, daughter and the wife, mothers can get equal share of the family property. family property की equal share मिलेगी son, daughter and mother को। वैसे ही बहुत सारे लॉज बनी है टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। बहुत चीजों के ऊपर बहुत सारी लॉज बनाई गई है। नाउ हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? नए लॉज कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आते हैं? The parliament has an important role in making laws. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस की। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस इंजरी और हार्म ऑफ और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म है caused by an adult male, usually the husband or his family, against the woman, against his wife or the woman of the family. अब injury may be caused by physically beating up or emotionally abusing. Abuse women can also include verbal, sexual and economic abuse. ये सब जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर पड़ते हैं। नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक एक्ट है, इसको इसके अगेंस्ट
डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये एक्सटेंड किया गया है अंडरस्टैंडिंग द टर्म ऑफ डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन द शेयर हाउस होल्ड। उन हाउस होल्ड की जो मेल मेंबर्स वायलेंस कर रहे हैं उनके साथ जो भी वुमेन्स रह रहे हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है इस एक्ट में। अब in December 2002, the Standing Committee submitted its recommendation to the Rajya Sabha and these were also tabled in Lok Sabha. This committee's report accepted most of the demands of the women's group. ये जो है ये इस डोमेस्टिक वायलेंस की ही एक्ट की बात कर रही है। Accepted most of the demand of the women's group. Finally, a new bill was reintroduced in the parliament in 2005. ये जो domestic violence act है 2005 protection of women from domestic violence act ये इंट्रोड्यूस किया गया था एंड आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस से पास होनी चाहिए एक बिल को इंट्रोड्यूस। ये हमने पहली इसके पिछले बारी लेक्चर में देखी थी कि एक बिल को पास करने के लिए दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जानी होती है, प्रेसिडेंट उसको एसेंट देते हैं, फिर वो एक्ट बन जाती है एक बिल। तो ये फिर एक्ट बन गई एंड डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006। ये 2006 से इफेक्ट में है। तो ये था। नाउ अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, बहुत सारे ऐसे लॉज है जो एक्ट तो बन जाते हैं, जो लीगल तो हो जाते हैं, पर वो पॉपुलर अनपॉपुलर होते हैं एंड अनएक्सेप्टेबल होते हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक्ट जो है वो हार्मफुल है लोगों के लिए। उसका जो एक्ट बनाने का इंटेंशन है, वो मोटिव है जो वो सही नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं लॉ को, पब्लिक मीटिंग बुलाते हैं, टीवी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ही डेमोक्रेसी चलती है। जब भी लॉज कोई किसी लॉज अगर लोगों को लगती है कि ये लोगों के लिए हार्मफुल है, ये लॉ सही नहीं है, ये लॉ के पीछे जो मोटिव है वो सही नहीं है, तो वो उसे क्रिटिसाइज करेगी। यही डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी फंक्शनिंग करने की एक बहुत बड़ी तरीका है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेरियस म्यूनिसिपल लॉज बनी थी स्ट्रिक्ट वेंडिंग को, हॉकिंग एंड स्ट्रिक्ट वेंडिंग को इलीगल करने के लिए। अब आपको तो पता ही है, अगर आप एक बड़े शहर में रहते हो तो आपको स्ट्रीट वेंडर तो चारों तरफ दिखती होगी। स्ट्रीट वेंडर्स की जो लाइवली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ही यही है। तो अगर ये इलीगल हो जाएगी तो एक बहुत बड़ी सेक्शन को, सोसाइटी की बहुत बड़ी सेक्शन को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए ये लॉज बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इस लॉ को लेके। जाहिर सी बात है। अब हाल ही में अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको अगर थोड़ी सी भी करंट न्यूज़ की पता होगी तो आपको पता है कि हाल ही में फार्म बिल आई थी। फार्म बिल को लेके भी कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी। कुछ ही दिनों की बात है बस, फार्म बिल को लेके ही कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी। तो ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स है कंट्रोवर्शियल लॉज की। नाउ we need to remember that our role as a citizen doesn't end with electing our representative. हमारा सिटीजन के हमारा रोल एज अ सिटीजन सिर्फ इलेक्ट करना, लोगों को हमारी लीडर्स को इलेक्ट करना नहीं होता। rather it is that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when it feels required. जब भी हमें लगे कि एमपीज के या फिर गवर्नमेंट के कोई काम को हमें क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है, कोई काम गलत हो रही है, लोगों के लिए हार्मफुल हो रही है, मोटिव ठीक नहीं है, तो उसे क्रिटिसाइज करना भी हमारा ही काम है न्यूज़पेपर एंड मीडिया के जरिए। अब व्हाट वी शुड बियर इन माइंड इज दैट it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative function properly. पार्लियामेंट को भी प्रॉपरली फंक्शन के लिए लोगों की एंथुसियाज्म की ज़रूरत बहुत है। अगर लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे गलत चीज़ों को लेके तो पार्लियामेंट सही से काम नहीं कर पाएगी। तो बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।